नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। देश के नंबर 1 हिंदी चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। गाजा मलबा बन चुका है, लेकिन इजराइल का बदला अब तक पूरा नहीं हुआ है। इस बीच टैटू आर्टिस्ट शानी लोक को मारने वाला हमास का कमांडर मारा गया। शानी लोक 7 अक्टूबर को हमास ने पहले अगवा किया, फिर किस तरीके से पैर तोड़ दिए, उसके बाद सिर कलम किया और फिर उसकी लाश को निर्वस्त्र कर गाजा की गली गली में घुमाया। हमास की हॉरर स्टोरी देख दुनिया दंग है। हमास के इस कमांडर के चेहरे को बहुत गौर से देख लीजिए। क्योंकि अब ये जिंदा नहीं है। इजराइल के डिफेंस फोर्स ने इसे मार गिराया है। हमास का ये वही कमांडर है जिसने इजरायली जर्मन लड़की शानी लॉक को मौत के बाद गाजा की गलियों में निर्वस्त्र घुमाया था। इजरायल की सेना के प्रवक्ता ने जर्मनी में शानी लॉक के घर फोन लगाया। हेलो, मैं इजरायल आर्मी की ओर से बोल रहा हूँ। क्या आप शानी लॉक की माँ बोल रही हैं? जी, मैं शानी लॉक की माँ बोल रही हूँ। शानी लॉक के साथ कुकृत्य करने वाला हमास का आतंकी मारा गया है। आपकी बेटी की मौत का बदला ले लिया गया है। जी शुक्रिया। बेटी की मौत से उदास मां के लिए यह फोन कॉल जलती अग्नि में पानी के 2 शीतल बूंद की तरह है। शानी लॉक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस 22 साल के टैटू आर्टिस्ट के साथ जो कुछ उसकी मौत के पहले हुआ, उसने दुनिया में मानवता के चीथड़े उड़ा दिए। गाजा की सड़कों पर उस दिन आदमियत की सारी लकीरें हमास ने तोप के गोलों से उड़ा दी थी। शानी लॉक सिर्फ मारी नहीं गई, उसके साथ वो सब कुछ हुआ जिसकी कल्पना कर दुनिया की आंखें शर्म से झुक गई। बर्बरता का नंगा नाच हुआ था उस दिन गाजा की सड़कों पर। 7 अक्टूबर की सुबह दक्षिणी इजराइल का डेजर्ट लोकेशन। नोआ म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था। कई देशों से आए लोग फेस्टिवल में नाच रहे थे, गा रहे थे। म्यूजिक लाउड है। बाईस साल की शानी लॉक भी मस्ती में नाच रही है। शानी लॉक झूम रही है। वो अपने माता पिता से बहुत दूर आई है फेस्टिवल में हिस्सा लेने। उसके पास सोचने का वक्त नहीं कि देश और आजादी के सिरफिरे नारों के बीच उसे मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले जिस्म से उसकी जान निकाली जाएगी और फिर उसके शव के साथ अमानवीय और बर्बरतापूर्ण कुकृत्य किया जाएगा। शानी लॉक इन सब से बेखबर झूम रही थी, हंसने, गाने और जिंदा रहने की आजादी के साथ। हमला होता है। सुरंग से पैराग्लाइडर से हमास के आतंकी जमीन पर उतरते हैं और फिर फेस्टिवल में कत्लेआम यानी शानी लॉक को हमास के आतंकी पकड़ लेते हैं। गाजा ले जाने के बाद सबसे पहले शानी लॉक का पैर तोड़ा जाता है और फिर उसकी हत्या कर दी जाती है। 30 अक्टूबर को शानी लॉक के सिर की खोपड़ी मिलने के बाद क्लियर होता है कि सपनों के पंख लगाकर आसमान में उड़ान भरने वाली शानी लॉक हमास के क्रूर हाथों से कुचल दी गई। शानी की मौत की पुष्टि होने के बाद उसकी मां ने कहा, मैं ये सोचकर खुश हूँ कि उसने अपने साथ होती ज्यादती नहीं देखी। उसने नहीं देखा कि हमास उसके शरीर के साथ क्या कर रहा है।
7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद ट्रक में हमास लड़ाकों के पैरों तले दबी शानी का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में शानी का चेहरा नहीं दिख रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शानी की मां ने उसके शरीर पर बने टैटू से उसे पहचाना था। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक शानी की मां को पता नहीं था कि शानी की मौत हो चुकी है। उन्हें लग रहा था कि वो बेहोश है, जिसके बाद शानी लॉक की मां जर्मनी की सरकार से, हमास से, इजराइल से सबसे अपील करती है कि उनकी जान से प्यारी बेटी की रिहाई के लिए कुछ किया जाए, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा। 7 अक्टूबर को म्यूजिकल फेस्ट में भी हमला किया था हमास के आतंकियों ने, जिसमें 260 लोगों की मौत हुई थी। हमास के आतंकियों ने शानी लॉक को यहीं से पकड़ा था और फिर गाजा लेकर गए थे। उसके साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था। ऐसे में हमास अगर मानवीय आधार पे इजराइल से युद्ध रोकने की अपील करता है तो इसका असर इजराइल पर न होना लाजमी है। शानी लॉक के साथ जो हमास ने किया, ऐसी ही कार्रवाइयों के चलते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास को अल कायदा से भी खूंखार और बर्बर बताया है। जो बाइडेन को इस वक्त जरूर सुनना चाहिए। जितना हमें हमास के हमले के बारे में पता चल रहा है, ये उतना ही डरावना होता जा रहा है। 1000 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई, जिनमें 27 अमेरिकी भी शामिल हैं। अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। हमास ने कत्लेआम किया और इस बीच वो सब किया जिसने इजराइल को गाजा पर बम बरसाने के लिए मजबूर किया। गाजा में मर रहे मासूमों की मौत का जिम्मेदार हमास भी उतना है जितना कोई और है। हमास का इतिहास बताता है कि जब वो हमले करता है तो क्रूरता की हर हदें पार कर जाता है। इजराइल के खिलाफ हमास के पहले के हमले इसका उदाहरण है, लेकिन हमास ने इस बार बड़ी गलती कर दी है। हमास ये भूल गया कि खुद पर हमले का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जाना जाता है इजराइल। इजराइल बदला लेने में नंबर 1। 5 जून 1967 एक तरफ मिस्र, सीरिया और जॉर्डन जैसे देशों के लड़ाके, तो वहीं दूसरी ओर था अकेला इजराइल। सभी देशों को लग रहा था कि वो इजराइल को कुछ समय में ही खत्म कर देंगे, लेकिन 6 दिनों तक चले इस युद्ध में इजराइल ने तीनों अरब देशों को पानी पिला दिया। नतीजा यह हुआ कि इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप, गाजा, पूर्वी यरूशलेम, पश्चिमी तट और गोलान पहाड़ी पर अपना कब्जा जमा लिया। हमास के पास ईरान, हिजबुल्ला और हूथी वाली ताकत है, लेकिन नैतिक समर्थन नहीं। हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायली बच्चों को भी बड़ी क्रूरता के साथ मारा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सौगंध खाई है कि जब तक हमास का एक भी आतंकी जिंदा है, इजराइल का ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन चलता रहेगा। इजराइल इस बार बदले की आग में जल नहीं रहा, लहक रहा है। इसीलिए हमास को बिना भस्म किए अब इजराइल के सैनिक तेल अवीव के बैरकों में लौटते नहीं दिख रहे। इजराइल के प्रचंड बदले का एक और उदाहरण देखिए। इजराइल बदला लेने में नंबर 1। ओलंपिक गेम्स 1972 का आयोजन जर्मनी के म्यूनिख शहर में हुआ था। ओलंपिक गेम्स विलेज में 8 फिलिस्तीनी आतंकियों ने बर्बरता के साथ इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी, लेकिन इजराइल ने सौदा नहीं किया। मोसाद ने ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड शुरू किया और बदला पूरा कर लिया। इजराइल दौड़ा दौड़ा कर मारता है। गाजा में भी इजराइल की सेना एक एक ईंट उलटकर चेक कर रही है। फिर कोई शनी लोग जैसी महिला हमास के बर्बर हमले का शिकार न बने, इसके लिए इजराइल गाजा में खून की नदियां बहाने से भी नहीं चूक रहा है। इजराइल की सेना को अगर किसी शिविर में अंदेशा होता है कि यहाँ हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं तो वहाँ पर हमला निश्चित है। मोसाद ने 28 जून 1973 को ब्लैक सितंबर से जुड़े मोहम्मद बौदिया को कार बम लगाकर उड़ा दिया। 15 दिसंबर 1979 को 2 फिलिस्तीनी अली सहीम अहमद और इब्राहिम अब्दुल अजीज की साइप्रस में हत्या कर दी। 17 अक्टूबर 1982 को पीएलओ के 2 सदस्यों को इटली में मार दिया। इसके बाद पेरिस में पीएलओ के दफ्तर में उप निदेशक फदल दानी को 23 जुलाई 1982 को कार बम से उड़ा दिया। इजराइल हमास को जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, यह बहुत क्लियर है। लिहाजा किसी भी देश के सामने इजराइल हमास युद्ध की नीति बिल्कुल साफ है कि हमास ने 7 अक्टूबर को जो किया उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता। लिहाजा इजराइल को हक है कि हमास के हाथों दूसरी शानी लॉक नहीं मरे, इसका इंतजाम करे।
अल शिफा अस्पताल को लेकर इजराइल ने जो दावे किए थे अब वो एक एक करके सही साबित होते नजर आ रहे हैं। इजराइल के सैनिक अस्पताल के अंदर घुसकर सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमास का असल चेहरा दुनिया के सामने आ रहा है। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं कि हमास के समर्थकों के जुबान पर ताले लटक गए हैं। इजराइल अपने दुश्मनों का मुंह बंद करना जानता है। इजराइल जो कहता है वो करके भी दिखाता है। इजराइल ने कुछ ऐसी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने रखी है जिसने अरब मुल्कों और फिलिस्तीन के करोड़ों समर्थकों के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर दी है। जमीन पर इजराइल की एयरफोर्स बमबार्डिंग कर रही है और दुनिया भर के अखबार में भी वही छप रहा है जो इजराइल की सेना चाह रही है। गाजा के वही वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं जो इजराइल चाहता है। इजराइल पिछले एक हफ्ते से लगातार न सिर्फ पूरी दुनिया की मीडिया के अंदर बल्कि फिलिस्तीन की मीडिया के अंदर भी अपने एजेंडा को सेट करने में कामयाब रहा है। और इजराइल इसलिए कामयाब हो रहा है क्योंकि वो अपने हर बयान के साथ सबूत भी पेश कर रहा है। और ये ऐसी एक तस्वीर है जिसने इजराइल का विरोध कर रहे हर एक शख्स की रातों की नींद हराम कर दी है। युद्ध में जंग की एक एक तस्वीर की कीमत क्या होती है, ये इजराइल से ज्यादा शायद कोई नहीं समझता होगा। इजराइल ने यह दावा तो बहुत पहले ही कर दिया था कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। लेकिन अब इजराइल ने कैसा वीडियो जारी किया है जिसमें वीडियो के एक ही फ्रेम में सुरंग और अल शिफा अस्पताल की इमारत को दिखाया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि एक ही वीडियो के एक ही फ्रेम में बिना किसी कट के सुरंग को भी दिखाया गया है और अस्पताल को भी दिखाया गया है। और यह इजराइल की आर्मी का एक बड़ा और अकाट्य सबूत माना जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से लगातार जब अल शिफा अस्पताल के अंदर इजराइल की आर्मी घुसी थी तो उसके बाद से ही फिलिस्तीन के अखबारों में यह दावा किया जा रहा था कि अल शिफा अस्पताल के अंदर कोई भी सुरंग नहीं है और ना ही अल शिफा अस्पताल के अंदर हमास का कोई लड़ाका है। इस तथ्य के पीछे फिलिस्तीन के अखबारों ने यह तर्क दिया कि जब इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में घुस रही थी उस वक्त किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा। इजराइल की सेना को कोई भी संघर्ष नहीं झेलना पड़ा, यानी इजराइल को कोई काउंटर अटैक नहीं झेलना पड़ा। लेकिन यह फिलिस्तीन के अखबारों का बहुत ही चालाकी भरा प्रोपेगेंडा था। क्योंकि यह पहले से तय था कि अगर अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है तो जाहिर सी बात है उसकी सुरंग अस्पताल के अंदर नहीं होगी बल्कि उसकी सुरंग अस्पताल के आसपास के इलाके में होगी। इन आसपास के इलाकों में जो सुरंगें होंगी वही सुरंगें जमीन के नीचे से अल शिफा अस्पताल के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में जाती होंगी। और ये सब बातें पहले अनुमान के आधार पर कही जा रही थी। लेकिन बाद में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा अल शिफा अस्पताल के नीचे अंडरग्राउंड टनल और आतंकियों के हेडक्वार्टर्स की तस्वीरों का एक एनिमेशन अपने ट्विटर अकाउंट से जारी किया था। और इसके बाद ही ये तय हो गया था कि इजराइल अल शिफा अस्पताल पर बहुत बड़ा हमला करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के दावे के 2 हफ्ते बाद इस अस्पताल के परिसर में एक स्ट्राइक हुई जिसमें एम्बुलेंस के अंदर लोग मारे गए। और इसके बाद फिलिस्तीन के अखबारों ने दावा ये भी किया कि इजराइल के अल शिफा अस्पताल के पानी की टंकी और सोलर पैनल पर भी एयर स्ट्राइक करके हमला किया है। लेकिन यह बात शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी कि इजराइल के डिफेंस फोर्स के मुख्य प्रवक्ता जोनाथन कार्निकस, जो कि अक्सर अपने आर्मी बंकर या फिर एसी कमरों से ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, अचानक गाजा पट्टी की गाजा सिटी के अंदर अल शिफा अस्पताल में पहुंच जाएंगे और वहां अस्पताल के अंदर एमआरआई करने वाली मशीनों तक पहुंचकर हथियारों का पता लगाएंगे और दुनिया को यह दिखाएंगे कि अल शिफा अस्पताल के अंदर से हथियार बरामद हुए हैं। युद्ध में प्रोपेगेंडा का इस्तेमाल कितने सटीक अंदाज में किया जा सकता है, इसकी बहुत बड़ी मिसाल इजराइल ने पेश कर दी है। Shalom everyone, Lieutenant
Colonel Jonathan from the IDF here. I am in the Shifa Hospital, as you can see from the sign behind me, and as you can clearly see from the building. We are going to do a one-shot video. One shot, no editing, of all of the evidence that we have found just now in this building of the Shifa Hospital. This is where patients come in order to get MRI services. We'll proceed into a more secluded area. And the lighting here is out, so we're using flashlights. We're now, as you can see, in an MRI room. I don't know when this was used the last time. But it is definitely an MRI machine. And if you follow me behind the MRI machine, I'll show you what our troops exposed just minutes ago. In military terms, this is a grab bag. Grab and go of a Hamas combatant. And if you zoom in and we get some light over here, what you will be able to see is military equipment. There is an AK-47, there are cartridges, ammo, there are grenades in here, of course uniform, and all of this was hidden very conveniently, secretly behind the MRI machine. On the other side, we found a backpack with what appears to be very important intelligence, including a laptop. अल शिफा अस्पताल में मिले हथियार को लेकर दो तरह की खबरें चल रही है। एक खबर में आईडीएफ की तरफ से यह बताया गया कि एमआरआई मशीन के पीछे हथियार मिले हैं, और दूसरी खबर यह चल रही है कि वहां एक गाड़ी में भी हथियार मिला है। कई इंटरनेशनल न्यूज एजेंसियों ने अल शिफा अस्पताल और अस्पताल के बाहर दिख रही सुरंग की तस्वीर तो जारी कर दी है, लेकिन उन्होंने इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं की है। हालांकि अगर सुरंग के वीडियो को देखें तो ये साफ नजर आता है कि गहराई में जा रहे एक जमीनी ढांचे का प्रवेश द्वार है, और इस प्रवेश द्वार के आसपास जिस तरह की खुदाई हुई है, जिस तरह की मिट्टी नजर आ रही है, उससे साफ पता लगता है कि यहाँ पर युद्ध के दौरान कुछ एक्शन लिया गया है। इजरायल डिफेंस फोर्स के प्रवक्ता डेनियल हगरी ने वीडियो प्रूफ के साथ एक छोटा सा बयान जारी किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। צה"ל מצאו היום פיר תת-קרקעי בבית החולים שיפה, וכעת כוחות הנדסה חושפים את התשתית במקום. כמו כן, איתרנו בבית החולים רכב חמאס שהוכן לטבח ב7 באוקטובר ולא יצא לדרך, ובו אמצעי... अल शिफा के अंदर करीब 700 बेड हैं और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 4,500 है। ये गाजा सिटी का नहीं बल्कि पूरे गाजा पट्टी का सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है, और ये हो सकता है कि हमास ने इसलिए इस अस्पताल को अपना हेडक्वार्टर चुना हो क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों की वजह से युद्ध के दौरान पर अस्पताल पर हमला नहीं किया जा सकता है। जब इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल के अंदर घुसी थी, तब इजराइल के सैनिक अस्पताल के सभी विभागों की जांच के लिए अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस रहे थे। फिलिस्तीन के अखबारों ने तब यह आरोप लगाया था कि इजराइल की सेना इस दौरान प्रसूति कक्ष के भीतर भी घुस गई, जहां पर बच्चों की डिलीवरी कराई जाती है। दावा तो यहां तक भी किया गया है कि इजरायल के सैनिक अल शिफा अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भी घुस गए थे। ये सारी जद्दोजहद इजरायल के सैनिक इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनको एक ऐसी सुरंग की तलाश थी जिसको दिखा करके वो पूरी दुनिया को ये दिखा सकता था कि वो अस्पताल पर हमला करने के बाद भी नैतिक रूप से एकदम सही है, क्योंकि ये हमास है जो कि अस्पताल को और मानव ढाल का इस्तेमाल करके आतंकवादी हमले कर रहा था। हालांकि हमास ने इजरायल के सारे दावों को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन इजरायल जिस तरह से अपने हर बयान के पीछे एक वीडियो प्रूफ दे रहा है, उसकी वजह से हमास का प्रोपेगेंडा पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है। करीब 2 हफ्ते पहले इजरायल ने वेस्ट बैंक के जेनिन इलाके पर एक मस्जिद के अंदर बड़ा हमला किया था। पहले इजरायल ने दावा किया कि इस मस्जिद के अंदर भी हमास का हेडक्वार्टर चल रहा है। इजरायल ने पहले मस्जिद पर बड़ा हमला किया, मस्जिद को तबाह कर दिया, और जब इजरायल का विरोध शुरू हुआ तो इजरायल ने इस मस्जिद कैंपस के अंदर एक अंडरग्राउंड सुरंग की तस्वीर जारी कर अपने सभी विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक यही स्ट्रेटजी इजरायल ने अल शिफा अस्पताल के मामले में भी इस्तेमाल की है, और उसकी ये रणनीति कामयाब भी होती नजर आ रही है। इधर यूक्रेन युद्ध के बीच में रूस ने अपने नए परमाणु हथियार की तैनाती का ऐलान कर दिया है। रूस के इस नए परमाणु मिसाइल में ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है।
ये व्हीकल पारंपरिक मिसाइलों के मुकाबले अधिक रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। रूस का दावा है कि अभी तक किसी भी देश के पास इस मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। चार कैमरे में रूस का सबसे नया परमाणु बम देखिए। ये रूस का उल्का पिंड वाला परमाणु हथियार है। परमाणु बम से लैस ये मिसाइल धरती पर कहीं भी परमाणु हमला करने में सक्षम है। रूस का यह एटम बम कहां जा रहा है? जिन परमाणु हथियारों को दुनिया के देश रहस्य के 7 तालों में बंद करके रखते हैं, उससे पुतिन की सेना ऐसे खुलेआम कहां ले जा रही है? क्या रूस की सेना अपने सबसे नए परमाणु बम को लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रही है? क्या रूस की न्यूक्लियर फोर्स यहां परमाणु बम सेट कर रही है? क्या इस न्यूक्लियर मूवमेंट का मतलब परमाणु युद्ध है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह रूस की सबसे नई न्यूक्लियर मिसाइल है। रूस की यह मिसाइल कितनी खतरनाक है, इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस मिसाइल को रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने उल्का पिंड करार दिया है, क्योंकि रूस का दावा है कि इसे रोका नहीं जा सकता है। सवाल है, क्या इस शक्तिशाली परमाणु मिसाइल को आगे बढ़ाकर पुतिन ने एक बार फिर परमाणु खतरों को बढ़ा दिया है? क्योंकि जमीन से मार करने वाले किसी भी परमाणु मिसाइल को ठीक ऐसे ही साइलों में फिट किया जाता है। क्या इन तस्वीरों में परमाणु युद्ध का सिग्नल छिपा है? क्योंकि इस वीडियो के सामने आने के बाद परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू हो गई है। रूस के इस वीडियो को पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। अमेरिका की रक्षा मंत्रालय पेंटागन में इसे फॉरवर्ड करके देखा जा रहा होगा। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड किया जा रहा होगा। दुनिया के सभी ताकतवर मुल्क में इस वीडियो को बार बार फॉरवर्ड और रिवाइंड कर इसकी विनाश लीला का आकलन करने में लगे हैं। रूस का दावा है कि यह मिसाइल ठीक उसी तरह से आगे बढ़ती है जैसे अंतरिक्ष में कोई उल्का पिंड, ठीक उसी तरह एक जलते हुए गोले की तरह। यह मिसाइल दुनिया के किसी भी देश पर परमाणु हमला कर सकती है। रूस की इस मिसाइल का नाम है एवनगार्ड मिसाइल। एवनगार्ड मिसाइल की तैनाती की नुमाइश कर रूस ने अपने दुश्मनों में हड़कंप मचा दिया है। एवनगार्ड हाइपरसोनिक गति से उड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह किसी भी दूसरी मिसाइलों के मुकाबले कई गुना अधिक रफ्तार से हमला कर सकती है। एवनगार्ड मिसाइल 27 मैक यानी करीब 32,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से हमला करने में सक्षम है। रूस का दावा है कि एवनगार्ड मिसाइल 30 मिनट के अंदर दुनिया के किसी भी कोने में हमला कर सकती है। रूस की माने तो एवनगार्ड मिसाइल करीब 10 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 1 सेकंड में पार कर सकती है। इसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल लगा हुआ है, जिससे इसको ट्रैक कर पाना काफी मुश्किल होगा। रूस का दावा है कि अभी तक किसी भी देश के पास इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है।
एवनगार्ड मिसाइल की मारक क्षमता 6000 किलोमीटर से अधिक है। इसका वजन लगभग 2000 किलोग्राम है। ये मिसाइल अपने साथ कई हथियार लेकर जा सकती है। रूस की सेना का मानना है कि इस मिसाइल के एक्टिव हो जाने के बाद उसके न्यूक्लियर फोर्स की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इस मिसाइल को रूस के ओरेनबर्ग इलाके में 31 मिसाइल आर्मी के भूमिगत साइलों में तैनात किया गया है। रूस का दावा है कि यह मिसाइल जब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है तो एवनगार्ड ग्लाइड व्हीकल रॉकेट से अलग हो जाता है और इसके बाद अपने लक्ष्य की ओर आवाज से भी 27 गुना अधिक स्पीड से बढ़ती है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक रूस में परमाणु हथियारों के लिए 3 संस्थाएं काम करती हैं। पहला रोसाटॉम, दूसरा 12वीं गोमो और तीसरा स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RVSN। रोसाटॉम रूस के परमाणु हथियारों के सभी तरह के विकास और उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। रूस के 10 शहरों में रोसाटॉम की खुफिया यूनिट है। रोसाटॉम में कुल 2.5 लाख लोग काम करते हैं, जिनमें से 95,000 परमाणु हथियारों के रिसर्च और विकास का काम करते हैं। बाकी के 1,55,000 लोग परमाणु बमों के प्रोडक्शन यूनिट में काम करते हैं। रूस की 12वीं गोमो परमाणु हथियारों के स्टोर, ट्रांसपोर्ट और सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती है। 12वीं गोमो में करीब 50,000 लोग काम करते हैं, जिनमें से 45% अधिकारी हैं। वहीं स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स RVSN साइलो और ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें 70,000 से अधिक लोग काम करते हैं। रूस के परमाणु तहखाने से लॉन्चिंग पैड तक लाने का कमान इसी न्यूक्लियर फोर्स के पास है। रूस के इस नए परमाणु हथियार के सामने आने के बाद अमेरिका की परेशानी बढ़नी लाजमी है। न्यू स्टार्ट समझौते के तहत अमेरिका और रूस दोनों देशों ने तय किया था कि वो अपने पास 1550 से ज्यादा परमाणु हथियार और 700 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक लॉन्चर नहीं रखेंगे। लेकिन इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि अब बात बहुत आगे बढ़ गई है। अगर ऐसा नहीं होता तो रूस के नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल पर ऐसे नए निर्माण नहीं हो रहे होते। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि रूस के सबसे बड़े परमाणु परीक्षण स्थल का काफी विस्तार हुआ है। यह रूस का नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल है। सैटेलाइट इमेज से साफ हो गया है कि साल 2021 से 2023 के बीच यहाँ कई नए निर्माण हुए हैं। यहाँ छोटी इमारतों का निर्माण हो रहा है, यहाँ बड़ी इमारतों का निर्माण भी दिख रहा है। करीब में ही निर्माण के लिए जमा किया गया सामान भी दिख रहा है। रूस का नोवाया ज़ेम्लिया आर्कटिक महासागर का एक द्वीप समूह है और यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि इसके बंदरगाह पर जहाज और नए शिपिंग कंटेनर आ रहे हैं। वहाँ पहाड़ों में गहरी सुरंगें खोदी गई हैं। सुरंग का रास्ता भी दिख रहा है। न्यूक्लियर साइट पर हुए इस नए निर्माण से साफ हो जाता है कि रूस परमाणु परीक्षण की तैयारी कर रहा है। नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल रूस की सबसे बड़ी न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट में शामिल है। नोवाया ज़ेम्लिया रूस के उत्तर और यूरोप के पूरब उत्तर में आर्कटिक महासागर में एक द्वीप समूह है। नोवाया ज़ेम्लिया मॉस्को से करीब 2000 किलोमीटर दूर है। साल 1954 में पहली बार नोवाया ज़ेम्लिया परमाणु परीक्षण स्थल को तैयार किया गया था। 1990 तक रूस यहाँ 132 मर्तबा परमाणु परीक्षण कर चुका था। साल 1961 में यही रूस ने आज तक का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम ज़ार बम का विस्फोट किया था। अमेरिका के साइंटिस्ट मान रहे हैं कि अगर रूस परमाणु युद्ध की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे 3 स्टेप में अंजाम दे सकता है और पहला स्टेप परमाणु परीक्षण का होगा। सवाल है, क्या परमाणु हमले का पहला राउंड शुरू होने जा रहा है? पुतिन के न्यूक्लियर वॉर टास्क लिस्ट में पहले नंबर पर नया परमाणु परीक्षण है। दावे के मुताबिक परमाणु परीक्षण की तैयारी 100% पूरी है।